नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में जानेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम संक्षेप में जानते हैं कि भारतीय संविधान है क्या। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें यह वर्णन किया गया है कि देश का शासन कैसे चलेगा और देश का शासन चलाने के लिए जितने भी कानून हैं उन सभी की व्याख्या हमारे संविधान में की गई है। तो हमने पहले भी बताया यह एक ऐसी बुक है। तो मान लीजिए इसको इन शॉर्ट में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि कोई भी बुक होती है तो उसमें कुछ लेसन्स होते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 लेसन हैं। कितने लेसन्स हैं? 22 लेसन हैं। और इन लेसन्स को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। और इन लेसन्स में कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिन्हें अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। और भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 है। कितनी है? 395 है। हालांकि कई जगह हमें ज़्यादा अनुच्छेद देखने को मिलता है, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं फ्रेंड्स? तो 395 अनुच्छेद ही हैं। अभी जानते हैं कि पहला भाग दूसरा है नागरिकता। तो इससे पहले थोड़ा सा भाग 1 के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले भाग के बारे में जानते हैं। पहला भाग है संघ और राज्य क्षेत्र, और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से 4 अनुच्छेद में 1 से 4 अनुच्छेद जो है वह भाग 1 से जुड़ा हुआ है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? हमारे संविधान के अनुच्छेद पहले में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन है और कोई भी इस यूनियन को तोड़ नहीं सकता है। अगर ये फेडरल रहता तो इसको तोड़ने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन भारत क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? अगर भारत के बाहर का कोई भी देश भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे भारत का हिस्सा बना सकती है। यानी कि कोई भी क्षेत्र जो भारत में मिलना चाहता है वो भारतीय संसद उसे भारत का हिस्सा बना सकती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि 1975 में 1975 में सिक्किम जो है भारत का हिस्सा बन गया था। इससे पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था। तो इसमें अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब सोचिए कितना राइट दिया गया है जो हमारी केंद्र सरकार है उनको, कि बिना राज्य की अनुमति के उसके नाम में, सीमा में, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है भारतीय संसद। और अनुच्छेद में क्या कहा गया है? जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। यानी कि जब किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाएगा या भारत के किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि है नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 2 में की गई है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में इसकी डिटेल में चर्चा की गई है। अच्छा, नागरिकता है क्या? तो फ्रेंड्स, सभी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं और इन्हीं अधिकारों को क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है। जैसे बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, पैन कार्ड बनवाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं, यह सब कोई भी देश अपने मूल निवासियों को देती है, अपने नागरिकों को देती है। इसके अलावा क्या है जो नागरिकता के बारे में हमें जानना चाहिए? तो नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि हमारे संविधान के बहुत सारी चीज़ें जो है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जिसमें से एक नागरिकता भी है। तो नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि संविधान के कौन से भाग कहाँ से लिए गए हैं। भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता है। और इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, वह किसी राज्य का निवासी हो सकता है, लेकिन नागरिक सिर्फ भारत का रहेगा।
अगर ड्यूअल नागरिकता की बात करें तो इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, तो यूएसए के संविधान में। यूएसए के संविधान में क्या है, डबल नागरिकता की सुविधा है। वहाँ क्या है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का भी नागरिक होता है और किसी अपने देश का भी नागरिक होता है, पर भारत में हम केवल इंडियन सिटीजन हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। तो नागरिकता की चर्चा किस में की गई है, तो फ्रेंड्स हमने पहले भी इसको बताया है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है। अगले पॉइंट को देखते हैं, अनुच्छेद 5, यानी कि ये अनुच्छेद है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर रह रहे थे, यानी कि ऐसे सभी लोगों को नागरिकता दी गई। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो भारत को आज़ादी मिली और दूसरी तरफ क्या हुआ, भारत का बंटवारा भी हो गया। भारत का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और उस समय की स्थिति बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन वाली थी, कौन से व्यक्ति किस क्षेत्र में रहेंगे, किस देश में शामिल होंगे, यह बहुत ही कठिन स्थिति थी। तो उस समय जो है सभी लोगों को नागरिकता दी गई, जो उस समय भारत के अंदर जो क्षेत्र डिसाइड किया गया था कि ये भारत का पार्ट है, उन सभी को नागरिकता देने की बात कही गई। अच्छा, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत में आए उन लोगों को नागरिकता दी गई जो लोग 19 जुलाई 1948, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो भारतीय क्षेत्र के लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान क्षेत्र के लोग इंडिया भी आ रहे थे। तो उस समय पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में जो लोग इन किए, ठीक है, इनके भारत में, तो उनके लिए एक डेट दे दिया गया कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले वे भारत आ गए हैं तो उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता दे दी गई। अब फिर उनका क्या हुआ, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई। ये व्यवस्थाएं क्या थी, जो ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उन्हें 6 महीने रहने के साथ और पंजीकृत करने की शर्त पर नागरिकता दी गई। यानी कि जिनके मन में ये विचार हुआ कि नहीं इंडिया ज़्यादा अच्छा है और वापस इंडिया में आते हैं, तो उनको क्या प्रावधान किया गया कि आप 6 महीने रहिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। किंतु साथ में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद भारत आएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि छूट मिल रहा है तो कभी भी भारत आ जाओ, ऐसा नहीं था, उसके लिए भी शर्त रखी गई थी। अभी है अनुच्छेद 7, 5 और 6 को हमने कवर कर लिया। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। इसका क्या मीनिंग हुआ फ्रेंड्स, यानी स्वतंत्रता के बाद ऐसे बहुत से लोग थे जो भारत से पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें इंडिया में रहना चाहिए। तो वो क्या, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया कि वे संविधान लागू होने से पहले अगर इंडिया लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब जानते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण करने पर, शिक्षा प्राप्ति के लिए, नौकरी करने के लिए विदेश जाने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है तो वो किसी कार्य से, कभी शिक्षा ग्रहण करने, कभी बिजनेस पर्पस से वो विदेश जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो विदेश चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसकी चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही देश का नागरिक रह सकता है। अगर कोई भारत का व्यक्ति है, किसी कार्य के लिए विदेश गया, वहाँ रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने विदेश की नागरिकता ले ली तो क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता
समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। और यह जिम्मेदारी किस मंत्रालय को सौंपी गई है फ्रेंड? तो गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। किस मंत्रालय को सौंपी गई है? गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। यानी कि कोई भी नागरिकता से संबंधित संशोधन होंगे या कोई कानून बनेगा तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को दी गई है। अच्छा, भारत का जो संविधान, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय की स्थिति थोड़ी अलग थी और नागरिकता भी उस समय की परिस्थिति के अनुसार दी गई थी। लेकिन इसके लिए एक अलग से पूरा सिटीजनशिप एक्ट आया था। कब आया था फ्रेंड्स? तो 1955 में आया था। और इसके बाद जो भी नागरिकता से जुड़ी ही चीज़ें हुई, चेंजेस हुए, वह सभी भारत नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा की गई। नागरिकता संबंधी कानून में प्रथम संशोधन कब किया गया फ्रेंड्स? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो नागरिकता संबंधी प्रथम संशोधन 1986 में की गई थी। और यह जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इसके तहत नागरिकता से जुड़े प्रावधानों को डिटेल में चर्चा किया गया था। अब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुल 5 विधियों की चर्चा की गई हमारे संविधान में। पहला है जन्म के आधार पर। क्या है पहला? जन्म के आधार पर। इसमें कहा गया है कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में जन्म लेने वाले, यानी कोई विदेशी व्यक्ति है और उनके बच्चे भारत में हो जाते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इस व्यवस्था में बहुत बाद में संशोधन किया गया। और कब किया गया? तो 1986 में इसमें संशोधन करके यह जोड़ा गया कि बच्चों के माता पिता या दोनों में से कोई भी एक भी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या कहा जाता है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके पिता वंशज भारत के नागरिक हों। अब सपोज कीजिए कि भारत का कोई व्यक्ति बिजनेस के पर्पज से या कोई सर्विस करने विदेश गया, वहीं पे उनके बच्चे हुए, तो ऐसा नहीं है कि भारत में जन्म नहीं हुआ तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि अगर उनके पिता माता, पहले माता की व्यवस्था नहीं की थी, पहले था कि पिता या वंशज भारत के नागरिक हो। इसमें भी एक संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 1992 में किया गया। और 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि माता या पिता या दोनों में से किसी एक के वंशज भारत के नागरिक हो। इसके लिए हम सानिया मिर्जा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सानिया मिर्जा क्या है? इंडियन है और इनके पति पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका जो बेटा है, उनके जो बच्चे हैं, वो उनको ये अधिकार होगा, वह भारत के भी नागरिक हो सकते हैं या पाकिस्तान के भी नागरिक हो सकते हैं। भारत के नागरिक इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनकी माँ सानिया मिर्जा भारत की नागरिक है। तो इस तरह से इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। तीसरी शर्त क्या है? अर्जित भूमि के आधार पर। क्या है? अर्जित भूमि के आधार पर। तो यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाएगा तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। इसका क्या है एग्जाम्पल कि 1975 में जब सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया तो वहाँ के सारे नागरिकों को, वहाँ के सारे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पे जाते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। चौथा विधि क्या है नागरिकता प्राप्त करने का? पंजीकरण द्वारा। यानी पंजीकरण क्या होता है? इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। यानी कि पहले इसमें 5 साल की व्यवस्था थी, अब इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। 5वां है देशीयकरण द्वारा। 5वीं व्यवस्था क्या है? देशीयकरण द्वारा। इसमें क्या कहा गया है? वैसे व्यक्ति जो कि भारत के किसी एक भाषा को जानते हों, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हों, विज्ञान या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल से रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और इसका एग्जाम्पल कौन है? अदनान सामी, जो कि कला से जुड़े हुए हैं और लगातार भारत में रह रहे हैं। तो जब उन्होंने आवेदन किया तो उनकी आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सिर्फ नागरिकता दी जा सकती है, कई ग्राउंड पे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। उसमें से पहला है त्याग द्वारा।
यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं भारत की नागरिकता छोड़ देता है या किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है बर्खास्त करके। यानी कि अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया है उसमें सारी चीज़ें सही से नहीं है तो उसके एप्लीकेशन को बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी वंचित करके। कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऐसे हो जाते हैं जो जिन्हें देश विरोधी कार्य में पाया जाता है तो भी उनके नागरिकता से उन्हें वंचित किया जा सकता है। ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है, क्या नागरिकता समाप्त कर देने पर व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाता है? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वे भी रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है, नागरिकता छीन जाने पर व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है और बड़े पदों पर आसीन नहीं हो सकता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो नागरिकता से जुड़ी हुई है, यह है ओवरसीज नागरिकता। क्या है ओवरसीज नागरिकता? तो फ्रेंड्स यह भारतीय मूल के लोगों को दी जाती है। अब जानते हैं यह क्या है। तो फ्रेंड्स इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा लाया गया था। यह नागरिकता ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो लेकिन वह मूल रूप से भारत के नागरिक है, भारत के निवासी रह चुके हैं। तो क्या होता है कि कई जो बड़े बड़े उद्यमी हैं या सर्विसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लगातार विदेश में रहते हैं, फिर वहीं की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब तक वे भारत के नागरिक रहते हैं या अपने मूल देश से जुड़े रहते हैं तो वो बहुत सारा वेल्थ क्या करते हैं, भारत भेजते हैं। तो इससे भारत की इकोनॉमी को क्या होता है, फ़ायदा होता है और वो अपने रूट से जुड़े भी रहते हैं। तो इसके वजह से इस नागरिकता को लाया गया और इसके तहत उन्हें कुछ सुविधाएं दी गई। क्या सुविधाएं दी गई उनके बारे में देख लेते हैं कि ओवरसीज नागरिकता प्राप्त व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, भारत आ सकते हैं, भारत में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लेकिन ओवरसीज नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अभी तक हमने पढ़ा ओवरसीज नागरिकता के बारे में। अब जानते हैं प्रवासी भारतीय कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रवासी भारतीयों को NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन भी कहा जाता है। भारत का ऐसा नागरिक जो किसी कारणवश विदेश में रह रहे हों, ऐसे व्यक्ति को NRI कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई व्यक्ति 2 दिन 4 दिन के लिए विदेश गया और वह NRI हो गया। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। अभी क्या शर्त है? ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष में 182 दिन 182 डेज से अधिक भारत में नहीं रह रहे हैं वो NRI कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि NRI किसे कहते हैं? जो 182 दिन से अधिक भारत में नहीं रह रहे हैं एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उन्हें NRI कहा जाता है। तो NRI को अब हर जगह हम वोट देने की सुविधा को देख रहे हैं। तो क्या NRI लोगों को वोट देने की सुविधा है? तो है फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी नागरिकता नहीं है। तो NRI व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार है और इनके द्वारा डाले गए वोट को प्रॉक्सी वोट कहते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए कार्य किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।